अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की स्टोरीज को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रामेटिक कहानियां लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी का हिसार कर लें। कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लीजिए, क्योंकि आज मैं बहुत ड्रामेटिक कहानियां लाई हूँ। जल्दी से हैंड फ्री लगा लें, कहानी शुरू करते हैं। आज की पहली खौफनाक कहानी आसिम शेयर कर रहे हैं। आसिम कहते हैं, मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। आज आपके साथ अपनी जिंदगी की बहुत ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से तकरीबन 5 साल पुरानी बात है। सर्दियां शुरू हो चुकी थी। नवंबर का फर्स्ट वीक था। आज ठंड मामूल से ज्यादा ही थी। मैं एक फैक्ट्री में काम किया करता था। जैसे ही मैं फैक्ट्री से निकला, मुझे बाहर कोई भी सवारी नहीं मिली। दरअसल मैं फैक्ट्री अपने एक दोस्त के साथ आता जाता था। वो जब भी फैक्ट्री आता था मेरे घर के पास से होकर गुजरता था, तो मुझे अपने साथ अपने मोटरसाइकिल पर ले लिया करता था। लेकिन उसकी कुछ दिनों से तबीयत खराब थी। आज उसने छुट्टी कर ली। मुझे सुबह रिक्शे पर आना पड़ा और आज रात में जब निकला, मेरे जहन में ये था कि शायद मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे कोई सवारी मिल ही जाएगी। मैं जैसे ही फैक्ट्री से बाहर निकला, मैं पैदल चलने लग गया। फैक्ट्री जो थी वो जैसे अंदर की तरफ थी, मेन रोड से। वहां से निकलकर जैसे ही मैं मेन रोड पर आया, मैं पैदल चलने लग गया। अब आगे चलता चलता ठंड ज्यादा थी, कुछ तेज कदमों के साथ में चल रहा था। 11:30 बजे मैं फैक्ट्री से निकला। रात चलते चलते 12:30 का टाइम हो गया। मेरा घर जो था फैक्ट्री से खासा दूर बनता था। मैं उस उम्मीद से ही चलता जा रहा था कि रास्ते में मुझे कोई सवारी तो मिल ही जाएगी, कोई रिक्शा, कोई मोटरसाइकिल, कोई भी होगा तो मैं लिफ्ट मांग लूंगा। कोई भी नहीं आया। मजबूरन मुझे पैदल ही चलना पड़ा। मैं चल चल के थक गया। इतना थक गया कि अब मेरे से और चला नहीं जा रहा था। जितना मैं चल के आया था इतना ही आगे भी मेरा घर भी था। ऐसे लग रहा था कि जैसे वहां पर कोई है ही नहीं। कोई ना गाड़ी, ना मोटरसाइकिल, ना कोई रिक्शा, कोई सवारी मेरे पास से गुजरी ही नहीं। एक जगह पर मैं बैठा, फुटपाथ पर काफी देर बैठा रहा। वहां पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे पीछे कोई बिल्डिंग सी थी। शायद कोई सरकारी बिल्डिंग थी, मुझे नहीं पता क्या था। मैंने इतना गौर नहीं किया। मुझे बस उसमें जलती हुई पीले रंग की रोशनियां नजर आ रही थी। इसीलिए मैं वहां पर बैठा था कि शायद यहाँ से कोई सवारी वगैरह निकलेगी, शायद कोई हो जो यहाँ पर हो तो मुझे साथ ले जाए। वहां पर खासा मैं बैठा रहा, काफी देर हो गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे बोल रहा है। अब मेरे पीछे जो जगह थी झाड़ियों की जगह थी, झाड़ियां थी और दरख्त थे। बिल्डिंग उससे पीछे थी। वहां पर मुझे जैसे विस्परिंग करने की आवाजें, जैसे सरगोशियों में कोई बातें कर रहा है। मैंने वाज़ेह तौर पर किसी की सरगोशियां सुनी। मैंने पलट कर देखा, कोई भी नहीं था। मैं थोड़ा सा डर गया। मैं फौरन से उठा, तेज कदमों से उस रास्ते से आगे जाने लगा। खासा मैं उस सड़क से आगे निकल आया। आगे जब मैं आया तो वहां पर एक और सड़क थी। वहां से एक जैसे पानी की छोटी सी नहर गुजरती थी, सड़क के ऊपर ही थी, मेन पे। उस पर भी बहुत ज्यादा जैसे दरख्त लगे हुए थे। वहां से भी बड़ी मेन ट्रैफिक गुजरा करती थी। बस इस सड़क को क्रॉस करने के बाद हम लोगों का इलाका शुरू हो ही जाना था। मैं इतना थक गया था, भूख भी लगी हुई थी। पैदल चल चल के, ऊपर से रात का टाइम, सर्दी का मौसम, बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं वहां पर एक कोने पर बैठ गया। पीछे पानी था। आप लोग यकीन करेंगे, मुझे ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से पानी के पास, जैसे दूसरी तरफ, मैं एक तरफ था, दूसरी तरफ कोई चलकर आया और उसने पानी में छलांग लगाई है। टाइम जो था रात के 1:45 बज गए। जब किसी ने पानी में छलांग लगाई, मेरी जान ही निकल गई। मेरी चीख निकली और मैं फौरन से खड़ा हो गया। मैंने पलट कर देखा कौन है यहाँ पर। मेरे पास मोबाइल था। मैंने मोबाइल निकाला, टॉर्च ऑन करके देखने लगा। जो मंजर मेरी आंखों ने देखा, शायद मेरी जगह पर कोई और होता तो पता नहीं उसके साथ क्या बन चुकी होती।
मैं क्या देखता हूँ, उस पानी के ऊपर एक भयानक चेहरे वाली औरत, उसके बहुत ज्यादा लंबे दांत थे, आंखें बाहर निकली हुई थी, खौफनाक चेहरा था। वो पानी के ऊपर चलती हुई मेरी तरफ आ रही थी। ना वो पानी में डूब रही थी, ना उसके पांव पानी के अंदर जा रहे थे। ऐसे लग रहा था वो पानी के ऊपर चल रही है। उसकी भयानक आवाज थी। वो खासी जैसे नीचे वाला हिस्सा था और मैं बाहर सड़क पर था। पहले तो मुझे समझ में नहीं आई ये है क्या चीज। जब मैंने गौर किया तो वो औरत थी, उसकी आंखें चमक रही थी। वो कोई इंसानी औरत नहीं थी, वो एक पिछल पैरी चुड़ैल आफत थी जो औरत के रूप में थी। बस फिर उसको देखने की देर थी। फिर तो मैं यूं भागा जैसे पता नहीं मुझे हो ही क्या गया। मैं इतना भागा कि बस मुझे ये तक मेरी जान बच जाए, कहीं ये मुझे जान से मार ना दे। मैं अपने इलाके में पहुंच गया। जो ही मैं अपने इलाके में पहुंचा, वहां पर हम लोगों के इलाके का चौकीदार फिर रहा था। उसने मुझे यूं भागते देखा। वो साइकिल पर था, वो तेजी से मेरी तरफ आया। उसने जब देखा कि ये तो मैं हूं, हमारे इलाके का बंदा था, मुझे जानता, उसने मुझे आवाज दी। उसने जैसे मुझे आवाज दी, मेरी उस पर नजर पड़ी, मैं वहीं गिरा और बेहोश हो गया। चौकीदार डर गया कि इसको क्या हो गया, ये अभी भागता आ रहा था, ये गिर कैसे गया। खैर चौकीदार ने मुझे उठाकर पता नहीं किन हालों से उसने मुझे एक जगह पर लिटाया। वो साइकिल पर गया, पानी लेकर आया, मेरे मुंह पानी के छींटे मारे, कुछ मुझे होश आया। मैं कांप रहा था और उसे कह रहा था मुझे बचा लो। उसने कहा तुम्हें हुआ क्या है, तुम कहां से भागती हुई आ रहे हो, तुम्हारे पीछे कौन लगा हुआ था। मैंने उसे सारा किस्सा बताया कि मैं इतनी दूर फैक्ट्री से चलता हुआ आ रहा हूँ। वो हैरान हो गया कि मैं इतनी दूर से पैदल आ रहा हूँ। और फिर रास्ते में जो कुछ मेरे साथ हुआ, उसने मुझे अपनी साइकिल पर बिठाया। बहुत निढाल था मैं, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं कदीम अरसे से कोई मरीज हूं और शायद अपने जिस्म के बोझ को भी नहीं उठा पाऊंगा। वो मुझे मेरे घर लेकर गया। घर वाले पहले परेशान थे, मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डेड होने वाली थी, इसलिए मैं घर से कॉल भी नहीं ले रहा था। मुझे ये था कि कहीं मोबाइल बंद ना हो जाए। घर पहुंचा, उसने दरवाजा खटखटाया। उसने कहा कि ये आपका बेटा है, तो इसकी ये हालत हुई हुई है। अब्बू ने, भाई ने मुझे पकड़ा। वो लोग तो मुझे देख के डर गए। ऐसे लाहौर हुआ था मैं खौफ से, और चल के भाग के फौरन से मुझे अंदर बेड पर लिटाया। अम्मी रोने लग गई कि पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया। खैर उन लोगों ने पानी वगैरह मुझे पिलाया, थोड़ी सी मुझे हौसला हुआ। मैंने उन्हें बताया कि मैं ठीक हूँ। कुछ मेरी तबीयत संभली, मैं उठा, मैंने हाथ मुंह धोया, मैं जरा फ्रेश हुआ, हिम्मत आई थोड़ी सी मेरे अंदर, क्योंकि मैं निढाल हो चुका था। पाँव और टांगे ऐसे थी जैसे 20-20 किलो के हो गए, चला भी नहीं जा रहा था। अम्मी वगैरह को मैंने सबको बताया। अबू ने जब उस इलाके के बारे में सुना, अबू ने कहा कि जिस पानी वाली छोटी नहर के पास तुम थे, उस नदी के पास तुम थे, वहां पर उस तरफ बहुत बड़ा एक क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड है। उस तरफ पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी की वहां पर आबादी है और उनका बहुत बड़ा कब्रिस्तान है उस तरफ। लेकिन आगे जैसे थोड़ा हिस्सा खाली है और दरख्त हैं, और इस तरफ जैसे वो नदी सी है। कुछ लोग कहते हैं कि रात के वक्त वो नदी वाला हिस्सा बहुत ज्यादा आसिफ ज़दा हो जाता है। वहां पर इस हद तक जिन्नात है कि अक्सर जो ड्राइवर हजरात उस रास्ते से गुजर कर आते थे, वो ये बताते थे कि रात के वक्त वहां पर दरख्तों के नीचे खड़ी हुई वो मखलूकात नजर आती हैं, बाकायदा रुकती हैं। कोई चीज सामने नहीं होती, भागती भागती वहां से कोई चीज सामने आ जाती है। बहुत बार वहां पर एक्सीडेंट्स भी हुए। बहरहाल मेरे साथ तो जो होना था हुआ। मैं बड़ा सब बीमार, मुझे बड़ा बुखार हो गया। घर वालों ने बताया सबको कि ये इसके साथ हुआ है। फैक्ट्री में भी अब्बू जाकर बता कर आए, वो लोग भी बड़े परेशान हो गए। वहां पर जो हमारा सुपरवाइजर था, उसने कहा कि ये मुझे बताता, मैं इसको छोड़ा था। हालांकि मैंने उसे बताया भी था कि मैं अकेला हूँ आज, तो उसने मेरी इस बात पर कोई तवज्जो ही नहीं थी दी। फिर मुझे तो घर आना था, तो 5-6 दिन तो मैं बिस्तर से उठ ही नहीं सका। उसके बाद ये मसला शुरू हो गया कि मुझे, जैसे मैं सोता था, मुझे ऐसा महसूस होता था कि वही औरत जो मैंने उधर पानी पर चलते देखी थी, मुझे आवाजें देती है। वाज़ेह तौर पर कोई मेरा नाम पुकारता था, मेरा नाम लेकर कोई जैसे रात को मुझे बुला रहा है। मेरी आंख खुलती थी तो कभी वो ऐसे लगता था, हमारे सेन के आगे ना जो बरामदा था, उसके आगे ग्रिल लगी हुई थी। ग्रिल के दूसरी तरफ मैं उस औरत को खड़े देखता था और मैं शोर मचाने लग जाता था। घर वाले आ जाते थे, वो समझते थे मैं अभी भी खौफ ज़दा हूँ।
میں نے کہتا تھا وہ چیز میرے پیچھے لگ گئی ہے, مجھے کسی صاحب علم کے پاس لے کر جائیں, وہ مجھے آوازیں دیتی ہے, مجھے نظر آتی ہے. امی نے کہا کہ ٹھیک ہے. ابو ایک دو صاحب علم کو جانتے تھے, ایک کا پتہ کیا, وہ یہاں پر تھے نہیں, جو دوسرے تھے ان کے پاس مجھے لے کر گئے. انہوں نے مجھے دم وغیرہ کیا, ساری پڑھائی کی. انہوں نے بھی ابو کو سیم بات بتائی. انہوں نے کہا کہ وہ مخلوق اس کے پیچھے لگ گئی ہے, رات کی جس پہر پر یہ موجود تھا وہ وہاں پر تھی, یہ وہاں پر بیٹھا. اس نے جب ایک انسان کو وہاں پر دیکھا وہ تو فوراً حملہ کرتی ہیں. اس نے دراصل حملہ اس کے اوپر ہی کرنا تھا, لیکن یہ وہاں سے بھاگ پڑا اور بچ گیا. وہ خاصی تیز اس کے پیچھے آئی ہے, آدھے راستے تک وہ اس کے پیچھے آئی ہے. تو یہ مخلوقات جب ایک دفعہ کسی کے پیچھے لگ جائیں تو کچھ عرصہ اسے تنگ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. پھر انہوں نے مجھے دم کیا. دم کرنے کے بعد ایک حفاظت کا تعویذ میرے گلے میں کہا کہ یہ پہن لو, انشاءاللہ وہ تمہیں نظر نہیں آئے گی. اللہ کا شکر اس کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آئی, لیکن میں بہت زیادہ ڈرنے لگ گیا. فیکٹری بہت زیادہ دور تھی. ابو نے کہا کہ کہیں اور کام دیکھ لو, اتنے دور تم جاتے ہو. پھر ابو نے مجھے ایک سائیکل لے کر دیا, کیونکہ ہم لوگوں کی فائنینشیل کنڈیشن اتنی اچھی نہیں تھی کہ مجھے فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی وہ بائک لے کے دے سکتے. انہوں نے مجھے ایک سائیکل لے کر دیا. پھر میں اپنی سائیکل پر فیکٹری جایا کرتا تھا. وہاں سے نکلتے نکلتے مجھے اکثر دیر ہو جاتی تھی. حالانکہ میں نے ان کو کہا بھی تھا, جو ہمارا فیکٹری آنر تھے, جو سپروائزر تھے, کہ میں دیر رات کے یہاں پر کام نہیں کر سکتا, میری مجبوری ہے. میرے ساتھ ایک دفعہ حادثہ ہو چکا ہے, تو مجھے ہر بزرگ نے منع کیا کہ تم نے زیادہ دیر تک اس راستے سے نہیں گزرنا. لیکن وہ ان باتوں کو مانتے ہی نہیں تھے. اتنا کام ہوتا تھا کہ نکلتے نکلتے دیر سویر ہو جاتی تھی. پھر اس کے بعد بھی ایک دو دفعہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا. جب میں وہاں سے آ رہا ہوتا تھا, اسی راستے کے اوپر درختوں کے پاس مجھے عورتیں نظر آتی تھی, واضح جیسے بھاگتی تھی پیچھے. میرے پاس تعویذ تھا, میرے قریب تو نہیں آ سکتی تھی, لیکن نظر آتی تھی. پھر میں آیت الکرسی کا حصار رکھتا تھا. پھر میں نے 2-3 ماہ کے بعد ایک دو جگہ پر اور ٹرائی کیا, اور میں نے وہ جاب چھوڑ دی, کیونکہ وہ راستہ میرے لیے بہت زیادہ مشکل بن چکا تھا. وہاں سے گزرنا میرے لیے ایسا تھا جیسے شاید وہ مخلوقات مجھے جانی نقصان دے دے. 2-3 بار مجھے پتہ ہی نہیں لگا, سڑک خالی ہوتی تھی تو آگے سے بائک آ جاتا تھا, ایک دم کہاں سے آتا تھا پتہ نہیں چلتا تھا, اور وہ ایک دم سے غائب بھی ہو جاتا تھا. یعنی کئی بار ان مخلوقات نے اس طرح بھی میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی. تو یہ میری ایک کہانی تھی. کبھی بھی اکیلے رات کے وقت کسی دور جگہ سے اگر آپ آ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ نہ رکیں ایسی جگہوں پر, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہاں کیا ہو سکتا ہے. بہت شکریہ عاصم آپ کا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب بھی رات کے وقت, آدھی رات کو, جیسے اب سردیوں کا موسم آنا ہے تو جگہ, علاقے, سڑکیں بہت جلدی سنسان ہو جاتے ہیں. تو جب کوئی اکیلا انسان ایسی جگہوں سے گزرے جو آسیب زدہ ہوں, وہاں پر پھر جنات انسان کو خاصا ڈراتے ہیں, ان کے پیچھے بھی لگ جاتے ہیں, اور بعض اوقات یہ جانوروں کے روپ میں اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں, اور بعض اوقات یہ انسانی روپ میں بھی اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر ان سے ہم کلام ہو لیا جائے, اگر ان سے بات کر لی جائے, تو وہ آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان کا آسیب بھی آپ پر ہو جاتا ہے. اپنا بہت خیال رکھا کریں. یہ کہانی آپ لوگوں کے لیے ایک میسج بھی ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ لوگ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں, ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اب موسم چینج ہو رہا ہے, تو میں اپنے چینل پر ونٹر اسپیشل سٹوریز ہی انشاءاللہ لاؤں گی, جن میں سردیوں کی خوفناک کہانیاں ہوں گی. جیسے گرمیوں میں سمر اسپیشل سیزن ہوتا ہے, ایسے ہی ونٹرز میں ونٹر اسپیشل سیزن ہوگا, جو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا. تو جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں ضرور سبسکرائب کریں, میرے چینل کو سپورٹ کریں, اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں شیئر کریں. جہاں رہیں خوش رہیں. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے, میری فیملی, میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار سیئنگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.